नमस्कार, आप सभी को सामान्य विज्ञान के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य विज्ञान के सेशन के अंतर्गत आप जान रहे हैं जीव विज्ञान सेशन हमारा चल रहा है और जीव विज्ञान सेशन लगभग समाप्ति की ओर है। इसके बाद इस सेशन के बाद अधिकतम 1 से 2 वीडियो में आपका जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है किसी भी राज्य विशेष में या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना आपको करना है कि जो कक्षाएं आप देख रहे हैं उनके बाद संबंधित पुस्तकों का भी आपको अध्ययन करना है, जिससे चीज़ें और व्यवस्थित तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी चर्चा है वो तंत्रिका तंत्र की चर्चा है और उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, इसी की चर्चा हमें देखना है, इसी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। तंत्रिका तंत्र की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करने की जो जिम्मेदारी है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र का कार्य हो गया शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय। तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है और इसका कार्य शरीर की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करना। जैसे जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज हैं, जैसे कोई भी जब आप कार्य करते हो, आप ऐसे समझ लो, तो सूचनाओं को बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से बॉडी को पहुंचाना। ठीक है, तो ब्रेन से बॉडी और बॉडी टू ब्रेन सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं को स्थानांतरित करना जो काम है वो तंत्रिका तंत्र का काम होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तंत्रिका तंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, इसके 2 भाग देखने को मिलते हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग देखने को मिलते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं तंत्रिका तंत्र के? यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं तंत्रिका तंत्र के? पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो भाग आपको देखने को मिलता है इसको आप बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो याद रखिएगा, 2 भाग देखने को मिलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये 2 भाग देखने को आपको मिलते हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल, इसको नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्र को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये आपको याद रखना है। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसको अंग्रेजी का नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। ये 2 भाग तंत्रिका तंत्र के हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं दोनों भागों की चर्चा आपको करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, उसकी मैं बात करूं तो यह भी 2 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी, यह भी 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 2 भाग इसके होते हैं? इसमें नोट कर लीजिएगा, ब्रेन, एक भाग होता है ब्रेन, और दूसरा भाग जब मैं बात करता हूं उसी को बोलते हैं मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्ज। तो हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र के बारे में हम अध्ययन करना प्रारंभ किए और हमने देखा कि यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी, जो सूचनाओं का स्थानांतरण होता है उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग देखने को मिलते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन मस्तिष्क आपका हो गया, स्पाइनल कार्ड का मतलब मेरुरज्जु आपका हो गया। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी नोट कर लीजिए, ब्रेन और मेरुरज्जु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड या मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड होता है, यहाँ पे जो स्पाइनल कार्ड देखने को मिल रहा है, यह भी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है शरीर से मस्तिष्क में और मस्तिष्क से शरीर में। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क से शरीर और शरीर से मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। ब्रेन की यदि हम बात करें तो ब्रेन तीन भागों में ब्रेन की यदि हम बात कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, तीन भागों में ये बटा होता है। ब्रेन हमारा जो मस्तिष्क है वो तीन भागों में बटा होता है। अब कौन कौन से ये तीन भाग हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से चीज़ें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब एक एक करके यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मस्तिष्क की बात करेंगे, ब्रेन की बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेन जो है ये तीन भागों में बटा होता है। तो तीन भाग ये कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क आपका पहला भाग होता है। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क पुनः ये दो भागों में बटा होता है। पुनः ये दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से ये दो भाग हैं? पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा जो भाग इसमें होता है इसको भी नोट कर लीजिए। सेरिब्रम के बाद इसको बोलते हैं डाइनसिफेलॉन। सिफेलॉन, ठीक है, डाइनसिफेलॉन और सेरिब्रम, इन दो भागों में हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है ये बटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सेरिब्रम के बारे में यदि आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, स्वयं से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है? यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये नोट कर लेना है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होने के साथ साथ जो बुद्धिमत्ता है, याद रखिएगा, बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, नोट करते चलिएगा, स्मरण शक्ति, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति, स्मरण शक्ति, इन सब चीज़ों के लिए सेरिब्रम जिम्मेदार होता है। अब हम बात कर रहे हैं डाइनसिफेलॉन की। तो इसमें आपको बता दें कि ये दो भागों में बटा होता है। यह भी, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी दो भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो भाग देखने को मिलते हैं? नोट कर लीजिएगा। पहला भाग होता है थैलेमस। क्या भाग का नाम है? थैलेमस। थैलेमस। और दूसरे भाग का नाम क्या है? दूसरे भाग का नाम नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो याद रखना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दो भागों में ये बटा होता है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थैलेमस की, तो आप जानते हैं आपको जो दर्द का एहसास होता है, आपको जो ठंड का एहसास होता है, आपको जो गर्म का एहसास होता है, उसके लिए थैलेमस जिम्मेदार होता है। ठीक है, थैलेमस के कारण ही आपको सर्द, गर्म और आप कह लीजिए कि इस प्रकार का जो मौसम बदलने के साथ जो चीज़ें होती हैं उनका एहसास कौन कराता है? थैलेमस। तो याद रखिएगा, दर्द का एहसास, ठंड का एहसास, गर्मी का एहसास कौन कराता है? थैलेमस कराता है। थैलेमस इसके लिए जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो आपको जो भूख लगती है, आपको जो भूख लगती है, जो आपको प्यास लगती है,
ठीक है, आप किसी से घृणा करते हो या किसी के प्रति प्यार दर्शाते हो, मतलब भूख प्यास के साथ साथ जो भावनाएं आप प्रकट करते हो उसके लिए जिम्मेदार होता है हाइपोथैलेमस। तो इतना आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस किन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये हमने किसकी चर्चा देखी, ये हमने देखा मस्तिष्क के पहले भाग अग्र मस्तिष्क के बारे में कि ये दो भागों में बटा होता है, और दोनों के बारे में हमने जो जानकारी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जितनी जानकारी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मस्तिष्क के दूसरे भाग को। ठीक है, मस्तिष्क के दूसरे भाग को, और मस्तिष्क के दूसरे भाग की जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, अब ये क्या है, ये है मध्य मस्तिष्क, ये दूसरा भाग है। मध्य मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो यह भी दो भागों में बटा होता है, याद रखिएगा, यह भी दो भागों में बटा होता है। ठीक है, दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं, नाम थोड़ा टिपिकल है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी, कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी, ठीक है, कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल, और कार्बोरा पेंडिसेल। ठीक है, तो ये दो भागों में बटा होता है, मध्य मस्तिष्क कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल। और आपको बता दें जो हमारी दृश्य शक्ति होती है, जो हमारी श्रवण शक्ति होती है, उन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है वो यही होता है। तो मध्य मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है, दृश्य शक्ति और श्रवण शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मस्तिष्क के तीसरे भाग की। मस्तिष्क के तीसरे भाग का अभी एक एक में डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। मस्तिष्क का जो तीसरा भाग होता है, मस्तिष्क के तीसरे भाग को बोलते हैं पोस्ट मस्तिष्क, पोस्ट मस्तिष्क। ठीक है, पोस्ट मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो ये तीन भागों में बटा होता है, ये तीन भागों में बटा होता है। अब ये तीन भागों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट मस्तिष्क की जब बात करते हैं, पहला भाग इसका आता है सेरिबेलम, याद रखिएगा सेरिब्रम अलग है, यहाँ पे सेरिबेलम की बात हम कर रहे हैं, सेरिबेलम। ठीक है, दूसरा भाग जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, उसको बोलते हैं मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा, मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तीसरा जो है वह है पांस बैरोल, नोट कर लीजिएगा पांस बैरोल। ठीक है, मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये आधा बार लिखा है मैंने, ऐसे ही लिखता हूँ, मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा और पांस बैरोल, ये तीसरा भाग देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो सेरिबेलम का क्या कार्य है, इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, संतुलन बनाए रखना। जैसे आप या कोई भी व्यक्ति जब नशे में होता है, शराब के नशे में यदि होता है, तो वहाँ पे जो मस्तिष्क का जो भाग प्रभावित होता है वो सेरिबेलम होता है, जिसके कारण उसका जो शरीर है वो संतुलन नहीं बना पाता है। मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा की यदि हम बात करें तो जो भी हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा, ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। पांस बैरोल की यदि हम बात करें तो पांस बैरोल का संबंध है श्वसन क्रिया से, तो इसको श्वसन क्रिया से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखो जो चीज़ें मैं नोट नहीं ऐसे कर रहा हूँ ना, उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि मैं हर चीज़ बोर्ड पे नोट करने लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, अब एक बार हेडिंग डालिएगा ब्रेन, ब्रेन हेडिंग डालिएगा, और ब्रेन में कुछ चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेन हेडिंग डाल के नोट करिए। मस्तिष्क चारों तरफ से
मस्तिष्क चारों तरफ से क्रैनियम से घिरा होता है। क्रैनियम के बारे में पूर्व में आपको बताया है। मस्तिष्क चारों तरफ से क्रैनियम से घिरा होता है। मस्तिष्क चारों तरफ से क्रैनियम से घिरा होता है। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। दूसरा फैक्ट, क्रमवार पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क का वजन नर में 1450 ग्राम। मस्तिष्क का वजन नर में 1450 ग्राम एवं मादा में 1350 ग्राम होता है। एवं मादा में 1350 ग्राम होता है। तो नोट कर लीजिएगा, मस्तिष्क का वजन नर में 1450 ग्राम और मादा में 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज, ऐसे नोट करिए, सोडियम होता है। मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सोडियम होता है। और आपको यह भी बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके मस्तिष्क में एक दिन में यदि मैं बात करूं तो लगभग 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं। 70 से 80 हज़ार विचार प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रत्येक दिन आते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो विचार होते हैं, आप मान लीजिए 90% जो विचार होते हैं ये नकारात्मक होते हैं। इसमें सिर्फ 10% विचार ऐसे हैं जो सकारात्मक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मस्तिष्क में जब हम बात करते हैं तो प्रतिदिन 70 से 80 हज़ार विचार आते हैं, लेकिन 10% ही इसमें से पॉजिटिव होते हैं। आगे नोट करिएगा, पूरे शरीर का लगभग 20% ग्लूकोज व ऑक्सीजन, पूरे शरीर का लगभग 20% ग्लूकोज और ऑक्सीजन मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। पूर्व में भी बताया गया है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। इसमें रीजनरेशन पावर बहुत कम होती, मतलब मस्तिष्क की यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो रीजनरेट होना एक प्रकार से नामुमकिन ही होता है, बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन के बाहर 3 लेयर आपको देखने को मिलती है। पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। तो ये आपका हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क के बाहर 3 आवरण आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले को बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं? पाया मैटर। ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को बोलते हैं आर्चुनिड। ARACHNOID। ठीक है। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? तीसरे वाले को नोट कर लीजिएगा, सबसे बाहर वाले को, सॉरी, सबसे बाह्य वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्रेन को 3 आवरण घेरे रहते हैं। ब्रेन को 3 आवरण घेरे रहते हैं, जिन्हें पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और आर्चुनिड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, याद रखना है। इनको मस्तिष्क आवरण के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क आवरण के नाम से भी किताबों में इनकी चर्चा होती है। अब आइए मस्तिष्क के एक एक भाग के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे
अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क में आपने नोट किया था सेरिब्रम के बारे में। तो सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा सेरिब्रम। अब इसके बारे में हमें देखना है। आपको बता दें कि जैसे हमने बताया उसी समय कि यह सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, चेतना शक्ति का ये केंद्र होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह 4 लोब में बटा होता है। कितने लोब में बटा होता है? सॉरी, 4 लोब में बटा होता है। ठीक है, यह 4 लोब में बटा होता है या 4 भाग में बटा होता है। कौन कौन से? पहला आता है इसमें फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। दूसरा जो भाग देखने को मिलता है वो है पहला हो गया आपका, देखो 4 भाग यहां पे नोट करने हैं। पहला हो गया फ्रंटल लोब, दूसरा हो गया पैरिटियल लोब, तीसरा हो गया ओसिपिटल लोब, तीसरा आपका हो गया ओसिपिटल लोब, और चौथा इसमें जो आपका हो गया वो हो गया टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो जो सेरिब्रम होता है ये 4 भाग में बटा होता है, और ये हैं फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये 4 भाग आपको सेरिब्रम के देखने को मिलते हैं, जो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो सेरिब्रम होता है इसी में हिपोकैम्पस पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको भी कि इसी में क्या होता है, सेरिब्रम में ही क्या होता है, हिपोकैम्पस पाया जाता है। हिपोकैम्पस पाया जाता है, तो सेरिब्रम में ही हिपोकैम्पस पाया जाता है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। फ्रंटल लोब के कार्य क्या होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंटल लोब के क्या कार्य हैं। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, फ्रंटल लोब के कार्यों में आप नोट कर सकते हैं कि जो इमेजिनेशन का कार्य होता है, जो इमेजिनेशन का कार्य होता है वो कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो विचार आता है वो कहाँ से आता है, फ्रंटल लोब से आता है। डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, विचार आता है, कहाँ से आता है, वो फ्रंटल लोब से आता है। विल पावर जो आपकी होती है वो कहाँ से आती है, फ्रंटल लोब से संबंधित है। क्रिएटिविटी जो आपकी होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, फ्रंटल लोब होता है। आपकी पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है, फ्रंटल लोब होता है। तो फ्रंटल लोब के कार्य में नोट कर लीजिए, फ्रंटल लोब के कार्य में नोट कर लीजिए, इमेजिनेशन कार्य, प्रॉब्लम सॉल्विंग विचार, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, साथ ही साथ बुद्धिमत्ता के लिए। तो ये फ्रंटल लोब के हो गए। दूसरा आपको जो नोट करना है वो है, इतना नोट कर लिया, दूसरा है पैरिटियल लोब, पार्शियल लोब या पैरिटियल जो भी आप बोलते हैं। इसमें नोट कर लीजिएगा कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, जो तर्क संगतता आती है वो इसी के कारण आती है। साथ ही साथ जो मैथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैथ और कैलकुलेशन जो आपको आता है वो इसी के कारण आता है, पैरिटियल लोब के कारण। तो याद रखिएगा, तर्क संगतता और मैथ और कैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, पैरिटियल लोब होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब की जो हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, विजुअल सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं, नोट कर लीजिएगा, विजुअल सेंसरी ऑर्गन के लिए ये जिम्मेदार होता है, मतलब दृश्य संवेदना अंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो लिख लीजिएगा, दृश्य संवेदना अंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, और डिस्टेंस और डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, डिस्टेंस और डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में नोट कर लीजिए, सुनने या सुनने व
सुनने वाले संवेदना सेंस के लिए जिम्मेदार होता है। यह सुनने वाले संवेदना सेंस के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ ड्रीम फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। टेम्पोरल लोब सुनने वाली संवेदना के लिए जिम्मेदार, साथ ही साथ ड्रीम फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसी में एक संरचना पाई जाती है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या होता है? हिपोकैम्पस जो है सेरिब्रम में ही, जैसे मैंने बताया, पाया जाता है। तो हिपोकैम्पस को बोला जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, हिपोकैम्पस कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जो आप इमेज कोई देखते हो, जो आप कोई ड्रीम देखते हो, उसको जो याद कर पाते हो ना, तो उसको स्टोर जो किया जाता है वो हिपोकैम्पस में किया जाता है। तो ये तो बात हो गई सेरिब्रम की। ठीक है, सेरिब्रम की ये बात हो गई। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क की हम चर्चा कर रहे थे। तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग था सेरिब्रम, और अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग था वो क्या था? अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग था ये था डाइनसिफेलॉन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग था डाइनसिफेलॉन। तो हमने बताया कि इसके भी दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब यहाँ पे जो हेडिंग डालोगे आप, वो आप लिखोगे डाइसिफेलॉन, डाइनसिफेलॉन, और उसके दो भाग जो हैं ये बनाओगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद थैलेमस हेडिंग डाल के आपको लिखना है। ठीक है, थैलेमस हेडिंग डाल के लिखना है आपको। क्या लिखना है? थैलेमस में प्रमुख रूप से क्या लिखना है? लिखो, यह तीन संवेदी अंगों को, थैलेमस में नोट करना है, यह तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। जैसे आपने देखा दर्द, ठंड और गर्म का एहसास कराता है, तो आपने नोट क्या किया कि यह तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। कौन कौन से? यदि दर्द की बात हम करते हैं तो कौन सा अंग आता है सबसे पहले? तो स्किन आता है, मतलब ये स्किन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ठंड की बात करें तो भी यही आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें नोज और टंग। तो याद रखिएगा, यह तीन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। कौन कौन से? स्किन, नोज और टंग को ये नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब दूसरा नोट कर लेना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या नोट करना है? हमने पहले ही बता दिया, भूख, प्यार, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, मतलब भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है हाइपोथैलेमस। उसको जाके नोट कर लेना है। ठीक है, सिर्फ इतना नोट करना है। इसमें ये भी नोट कर लेना है कि जो इमोशन है, जो फियर है, जो डर है, उसके लिए भी यही हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क की चर्चा समाप्त हुई। अब आपको नोट करना है मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डालोगे मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क में दो भाग, कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल। ये आप नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए कि मध्य मस्तिष्क के दो भाग, कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल। अब एक एक करके नोट कर लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया, दो भाग कार्बोरा क्वाड्रिजेमिनी और कार्बोरा पेंडिसेल। अब इन दोनों को लिंक करके, क्योंकि दोनों के बारे में बता रहा हूं, तो इन दोनों के बारे में लिख लो कि इसको छठवीं इंद्री भी कहा जाता है। इसको छठवीं इंद्री भी कहा जाता है। यह केवल कान व आँख को नियंत्रित करता है। यह केवल कान और आँख को नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख और कान को नियंत्रित करने का मतलब आँख के लिए दृश्य शक्ति प्रदान करता है और कान के लिए श्रवण शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलो आगे नोट करते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क ऐसे लिख लो, तीन भाग, और तीनों भागों को ऐसे लिख लो। फिर एक एक करके देखते हैं, फास्ट करिएगा थोड़ा सा। पश्च मस्तिष्क ऐसे हेडिंग डालो, तीन भाग, तीनों भाग ऐसे लिख लो, सेरिबेलम, मैंड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स बैरोल, और फिर हेडिंग डालिए सेरिबेलम। सेरिबेलम हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए नोन एज लिटिल ब्रेन, नोन एज लिटिल ब्रेन, नोन एज लिटिल ब्रेन,
लिखो दूसरा पॉइंट, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार, मांसपेशियों में गति के लिए जिम्मेदार और बोलने की क्षमता के लिए जिम्मेदार। ठीक है, चलो अब दूसरा लिखो, मैंड्यूला ऑब्लांगेटा, मैंड्यूला ऑब्लांगेटा, इसमें नोट करो, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाएं में कौन कौन, श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनका जो नियंत्रण होता है वो होता है मैंड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है, तीसरा नोट करो, पॉन्स, पॉन्स में नोट करो, इसका कार्य मैंड्यूला ऑब्लांगेटा के कार्यों में मदद करना है, इसका कार्य मैंड्यूला ऑब्लांगेटा के कार्यों में मदद करना है। बॉडी ब्रेन के कम्युनिकेटर के रूप में ये जाना जाता है, मदद करता है, यहाँ पे बॉडी ब्रेन कम्युनिकेशन में मदद करता है। ठीक है, चलो, जैसे बॉडी से सूचना पोन्स को जाती है और फिर सूचना ये मस्तिष्क को भेजता है। अब ये तो एक भाग कंप्लीट हो गया, तंत्रिका तंत्र का एक भाग कंप्लीट हो गया, कौन सा, आपने नोट किया था ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भाग, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन की चर्चा यहाँ पे समाप्त हो गई, स्पाइनल कार्ड की चर्चा अब शुरू होगी। तो अब हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु हेडिंग डालिएगा। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई परवर्ती क्रिया के लिए ये जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, परवर्ती क्रिया, परवर्ती क्रिया के लिए जिम्मेदार। अब परिवर्ती क्रिया से जो ना समझ पाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाथ ऐसे स्क्रीन पे रख रहा हूँ और ये स्क्रीन बहुत गर्म हो या स्क्रीन से हमें करंट लगे, तो हमारा हाथ क्या है कि बिना हमारे चाहे तुरंत वहाँ से हट जाता है। जैसे हम तवे पे हाथ रख दें तो तुरंत हाथ हट जाता है। तो ये जो परिवर्ती क्रिया है, इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नियंत्रण कौन करता है कि गर्म तवे पे मैं हाथ रख रहा हूँ तो तुरंत हाथ हट जाता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है या स्पाइनल कॉर्ड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यह सूचनाओं के स्थानांतरण में भी मदद करती है, ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन में भी ये मदद करती है। ठीक है, तंत्रिकाएं यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा, तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यह भी आपको याद रख लेना है फैक्ट के तौर पे। जैसे हमने बात किया तंत्रिकाओं की, तो तंत्रिकाएं जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं, साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। कौन से दो प्रकार होते हैं, पहला होता है क्रॉनियल नर्व्स, ठीक है, दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स की बात करें, इनकी संख्या 12 पेयर होती है, क्रैनियल नर्व्स की संख्या 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स की संख्या 31 पेयर होती है। ये भी आपको साइड में नोट कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इतना हमने देख लिया इसके बारे में। अब एक संरचना मैं बता रहा हूँ और इस संरचना को साथ साथ बना लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रफली इमेज बना रहा हूँ
इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। देखो मस्तिष्क की एक रफली संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा मस्तिष्क होता है। अब इसमें यदि हम देखें तो ये आपका होता है सेरिब्रम, ठीक है, ये होता है मिड ब्रेन, ठीक है, ये आपका होता है मेरुरज्ज या स्पाइनल कार्ड, ठीक है, ये होता है आपका मेंडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। इसके बाद पॉन्स की बात आती है तो ये होता है पॉन्स, ठीक है। सेरिबेलम, ये आपका होता है सेरिबेलम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है डाइनसेफेलॉन, ठीक है। तो ये कुछ संरचना आपकी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा अग्रभाग है कौन सा पश्च भाग है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेरिबेलम अग्रभाग का भाग है, पार्ट है, या पश्च भाग का, या सेरिब्रम अग्रभाग का पार्ट है या पश्च भाग का, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका की एक संरचना बना लेते हैं। ये तो हो गई ये संरचना रफली जो आपको पता होना चाहिए। अब एक संरचना यहाँ पे मैं और आपको दिखा देता हूँ, तंत्रिका कोशिका की संरचना या न्यूरॉन्स की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, नोट कर लीजिएगा। न्यूरॉन की जो संरचना है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें यदि मैं बात करूँ, ये संरचना आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये संरचना होती है। साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, लगभग लगभग बन गया है। अब इसमें कुछ नाम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। निसेंस, निसेल्स, ग्रेनुअल्स, डेंड्रॉन, जिसको ना समझ में आए गूगल जाके टाइप कर लेना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। साइटोन, आजकल सब कुछ उपलब्ध है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। स्वान सेल, एक्सॉन,
इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला डेंड्रॉन, दूसरा साइटोन और तीसरा एक्सॉन। ठीक है। अब इसमें जो गैप होता है, ये जो 2 संरचनाएं ये जो बनी हैं, इनके बीच में ये जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्पेस, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर इसको बोला जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ रफली संरचना आपको याद होना चाहिए। जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो नाम याद होना चाहिए। जैसे नाम देके पूछा जा सकता है कि भाई डेंड्रॉन कहाँ से संबंधित है, डेंड्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका। आपसे बोल रहे साइटोन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका। सिर्फ इसके लिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, ये आता है अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। क्या आता है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम या इसी को हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक हमारा समाप्त हुआ है और ये जो टॉपिक अब देखने जा रहे हो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। समझने के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन नोट डाउन करने के लिए इसमें बहुत कुछ है जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लैंड की। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लैंड क्या होता है इसको देख लेते हैं। ग्लैंड या ग्रंथि क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ग्लैंड या ग्रंथि की हम बात करें तो याद रखिएगा, जो तरल पदार्थों का स्राव करते हैं उनको ग्लैंड कहते हैं। क्या है? जो तरल पदार्थों का स्राव करते हैं उनको ग्लैंड कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं। ग्लैंड जो तरल पदार्थों का स्राव करते हैं उनको बोलते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से 2 प्रकार होते हैं? कौन से 2 प्रकार होते हैं नोट कर लीजिएगा। एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, पूर्व में भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपने पढ़ा था। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी को क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ग्लैंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। ये 2 प्रकार आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको क्या नोट करना है? आपको यह पता होना चाहिए कि यह नलिका युक्त होता है और नलिका युक्त होने के कारण एंजाइम हो गया। एंजाइम के साथ साथ जो लार, जिसको सलाइवा आप बोलते हैं, जो स्वेट या पसीना आप बोलते हैं, तो इन सभी का जो स्राव होता है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि से होता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। किन किन चीज़ों का स्राव होता है? जैसे हमने देखा बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनका स्राव होता है, सलाइवा होता है उसका स्राव होता है,
और साथ ही साथ पसीने या स्वेट का जो स्राव होता है वो इनके द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? इसमें नलिका पाई जाती है। ठीक है, अंतःस्रावी में नलिका देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। यदि नलिका नहीं पाई जाती है फिर स्राव कैसे होता है? यहाँ पे आपको बता दें कि अंतःस्रावी ग्रंथ से हार्मोन्स का स्राव होता है, और क्योंकि नलिका नहीं पाई जाती तो हार्मोन्स का स्राव कैसे होगा? तो याद रखना है कि हार्मोन्स, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हार्मोन्स को ब्लड में स्रावित करती है और फिर रक्त के माध्यम से ये इसका आप कह सकते हैं परिवहन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड का सहारा क्यों लेती है ये ग्रंथ? क्योंकि इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, और एक तीसरी भी होती है जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? उदाहरण के रूप में अग्नाशय को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। उदाहरण के रूप में अग्नाशय हमने देख लिया। और आपको बता दें कि यहीं पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, और यह 3 सेल रखती हैं। कौन कौन से? लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ हैं कौन कौन से सेल रखती हैं? 3 सेल रखती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना नोट कर लीजिए। बहिर्स्रावी का जो मैंने बताया वो नोट कर लिया होगा। अंतःस्रावी में भी उम्मीद करता हूँ नोट किया होगा कि ये नलिका विहीन होती है। हार्मोन्स का स्राव होता है, क्योंकि ये नलिका विहीन है इसलिए हार्मोन्स का स्राव रक्त के माध्यम से होता है और परिवहन रक्त इसका करता है। इतना नोट कर लीजिए। और फिर तीसरा हेडिंग डाल लीजिएगा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप तीसरा नोट कर लो, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में नोट कर लो, मिश्रित ग्रंथि का बेहतर उदाहरण अग्नाशय है, क्योंकि इसमें मिश्रित ग्रंथि का बेहतर उदाहरण अग्नाशय है, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इनमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। इनमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, और ये 3 सेल रखती हैं। और ये 3 सेल रखती हैं। कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा, बीटा, गामा सेल। अब इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अतिरिक्त। अल्फा सेल में सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्फा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करता है उसको बोलते क्या हैं? अल्फा सेल नोट करिएगा। पहले नोट कर लिया कि द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अब नोट करिए कि अल्फा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करता है इसको बोलते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उस हार्मोन्स को बोलते हैं ग्लूकागोन। बीटा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करते हैं इसको बोलते हैं इंसुलिन। गामा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करती है उसको नोट कर लीजिएगा, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। तो ये आपने फैक्ट एक एक नोट कर लिया कि अल्फा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करती है उसको बोलते हैं ग्लूकागोन। बीटा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करती है उसको बोलते हैं इंसुलिन। गामा सेल जिस हार्मोन्स का स्राव करती है उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, चले अब इसी में नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट कि इंसुलिन का कार्य
इंसुलिन का कार्य ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना है। इंसुलिन का कार्य ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना है। इंसुलिन का कार्य ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना है। अगला इसी में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में संचित करने का कार्य भी इन्हीं का होता है। लीवर में संचित करने का कार्य भी इन्हीं का होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में, और आपने देखा कि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इनसे हार्मोन्स का स्राव होता है। तो अब यहीं से हमारा टॉपिक प्रारंभ हो जाता है। क्या कि भाई मानव शरीर में जो पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है, वही अब हम देखने वाले हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड, हेडिंग डाल दीजिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड। मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अब हम देखने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम देखने वाले हैं। ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं। एक फिगर मैं बता रहा हूं, इसको बना लीजिएगा साथ साथ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम देख रहे हैं। जैसे ये आपका मस्तिष्क हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रेन हो गया। तो इनमें होती है एक ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि, ठीक है, पिनियल ग्रंथि। और एक होती है पीयूष ग्रंथि, नाम तो सुना होगा, पीयूष ग्रंथि। मैं ग्रंथि नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये ब्रेन से संबंधित हो गए। ब्रेन के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एक एच आकार की संरचना मिलती है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मैं जी लिख दे रहा हूं तो मतलब ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि इसको बोलते हैं। इसके बाद एच संरचना के नीचे एक ऐसे डॉट संरचना देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद और नीचे आते हैं तो आपको इसी तरह की एक और संरचना देखने को मिलती है और इसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, मतलब थाइमस जी लिख दे रहा हूं, मतलब थाइमस ग्लैंड। ठीक है, उसके नीचे आते हैं हम तो आपकी कुछ इस तरह से किडनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपको एक ग्रंथि बताया था, आप जाके देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र में पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि, इसका हिंदी होता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपका हो गया अग्नाशय। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड और फिर अग्नाशय हो गया। इसके बाद जननांग की बात आती है। तो यहाँ पे
ये है आपका नर जननांग, ठीक है, और ये आपका है मादा जननांग। ठीक है, इतना नोट कर लो। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये आप नोट कर लो। अब यहाँ से देखना, क्योंकि ये जो सभी ग्लैंड है ना, ये अलग अलग हार्मोन्स स्रावित करती हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको एक रफली बना लो और उसके बाद से फिर हम एक एक ग्रंथि को पकड़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब जो शुरुआत करेंगे हम वो करेंगे पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से हम शुरुआत करेंगे। चलो, सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो हो जा रही है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि आपको हेडिंग डालना है और पीयूष ग्रंथि से जुड़े हुए फैक्ट आपको लिखना है। आपको बता दें कि पीयूष ग्रंथि जिन हार्मोन्स का स्राव करती है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप नोट करो। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स, पहला वैसोप्रेसिन, पहला वैसोप्रेसिन, नोट कर लो। दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तीसरा सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक। अगला एड्रीनोकार्टिस, एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग, नोट कर लीजिएगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रिन हार्मोन, एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, इसमें भी नोट कर लीजिएगा, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिनको हिंदी ना आ रही हो, स्टिमुलेटिंग इंग्लिश में आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। ठीक है, स्टिमुलेटिंग को हिंदी में लिख लो, हिंदी में ना आ रही हो, इंग्लिश में, सॉरी, STIMULATING, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया दो प्रकार। अभी और भी हैं क्या? जी हाँ, अभी और भी हैं। अगला आता है थायरोट्रोपिक। थायरोट्रोपिक, परेशान नहीं होना है, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है मिलेनोसाइटिक, मिलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन के बाद अगला है रिलैक्सिन। ठीक है, तो ये आपके हो गए हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पीयूष ग्रंथि से कितने सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिक, एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग, गैनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग
दो प्रकार, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग। अगला थायरोट्रोपिक, फिर मेलानोसाइटिक, फिर प्रोलैक्टिन और रिलैक्सिन। ये सभी हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि से ये सभी स्रावित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज़ नोट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले फैक्ट में 2 लाइन नोट कर लो पीयूष ग्रंथि के बारे में। फैक्ट डाल के नोट कर लो कि यह मस्तिष्क में पाया जाने वाला, किसके बारे में बात हो रही? पीयूष ग्रंथि के बारे में। यह मस्तिष्क में पाया जाने वाला दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क में पाया जाने वाला दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। यह उपरोक्त हार्मोन्स को स्रावित करता है। यह उपरोक्त हार्मोन्स को स्रावित करता है। ठीक है, अब पहला हेडिंग डालना है आपको, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रोसिन पहला हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, वैसोप्रोसिन। नोट करिएगा, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसी को बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एक अन्य नाम भी है। अब इसमें नोट करिएगा, इसको मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। फास्ट नोट करिए, इसको मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। यदि इसकी कमी हो जाए तो, यदि इसकी कमी हो जाए या यदि इसकी कमी हो जाए या कम स्रावित हो तो, यदि इसकी कमी हो जाए या कम स्रावित हो तो शरीर में जल का असंतुलन हो जाएगा। शरीर में जल का असंतुलन हो जाएगा। अगले लाइन में, इसकी कमी से बार बार मूत्र विसर्जन होगा व निर्जलीकरण हो जाएगा। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो, यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इसे डायबिटीज इंसिपिडस का रोग हो जाता है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डायबिटीज इंसिपिडस का रोग हो जाता है। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करना है। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में मदद करना है। ठीक है, तो चलो वैसोप्रोसिन के बारे में बात खत्म हो गई। अब हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो नोट कर लो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसमें नोट करो, इसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह जन्म को आसान बनाता है और महिला में लेबर पेन के लिए जिम्मेदार है। महिला में लेबर पेन के लिए जिम्मेदार है। अगला फैक्ट, यह दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है। यह दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है। इसको लब हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको लब हार्मोन्स, माता और शिशु के बीच लब हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला नोट करिए, सोमैटोट्रोपिक। ऑक्सीटोसिन आपका हो गया। अगला सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको नोट करिएगा।
इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से शरीर बौना रह जाता है, इसकी कमी से शरीर बौना रह जाता है और इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है, इसकी अधिकता से शरीर भीमकाय हो जाता है। ठीक है। अगला नोट करो गोनेडोट्रोपिक। अगला नोट करो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। हेडिंग डालो गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखो। इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो बता रहा हूं वो दोनों के बारे में है, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग दोनों के बारे में। इसमें नोट करिएगा, यह प्रजनन अंगों की वृद्धि में मदद करता है, यह प्रजनन अंगों में वृद्धि में मदद करता है, साथ ही नर एवं मादा युग्मक के वृद्धि में मदद करता है। यह प्रजनन अंगों में वृद्धि में मदद करता है, साथ ही नर एवं मादा युग्मक के वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला गोनेडोट्रोपिक हो गया, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग। अब क्या बचा आपका? अब नोट करिए एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हेडिंग डालिए एड्रीनोकार्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें नोट करिए, यह अधिवृक्क ग्रंथि को यह अधिवृक्क ग्रंथि को, और अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो यह एड्रेनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगला आपका आ गया थायरोट्रोपिक। ठीक है, अब आपका आ गया थायरोट्रोपिक, तो हेडिंग डालिए थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें नोट करिएगा, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला मिलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला मिलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें नोट करिए, यह मेलानिन वर्णक को त्वचा में फैलाकर, यह मेलानिन वर्णक को त्वचा में फैलाकर त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। यह मेलानिन वर्णक को त्वचा में फैलाकर त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। यदि ये मेलानिन ज़्यादा हो जाए किसी की त्वचा में तो त्वचा सांवली हो जाती है या काली हो जाती है। मेलानिन की मात्रा यदि कम हो जाए त्वचा में तो त्वचा गोरी रहती है। मेलानिन की मात्रा यदि नहीं है त्वचा में तो रंजकहीनता नामक रोग होता है, या इसी को एल्बिनिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में पूर्व में बताया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। अगला नोट करिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला नोट करिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें नोट कर लो, यह दुग्ध उत्पादन में मदद करता है, यह दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। ठीक है,
अगला रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिंग हार्मोन में लिखो, यह बच्चे के जन्म को आसान बनाता है, यह बच्चे के जन्म को आसान बनाता है और जन्म के समय यूट्रस को सिकोड़ता और फैलाता है, और जन्म के समय यूट्रस को सिकोड़ता और फैलाता है। ठीक है, तो ये रिलैक्सिंग हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथि हमारी समाप्त हुई। ठीक है, अब दूसरी ग्रंथि यहीं पे हम देखेंगे, इसमें नोट है। पहली ग्रंथि क्या हमने समाप्त किया? पहली ग्रंथि हमने समाप्त किया पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि हमारी समाप्त हो गई। पीयूष ग्रंथि के बाद अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं पिनियल ग्रंथि के बारे में। ये भी ब्रेन से संबंधित है। तो अब दूसरी जो ग्रंथि देखेंगे वो देखेंगे पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि हेडिंग डालिएगा, पिनियल ग्रंथि यहाँ पे आपको बताई गई है। पिनियल ग्रंथि हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, 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 यह मस्तिष्क में पाई जाती 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 है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन, इससे मेलाटोनिन हार्मोन, इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन्स को, मेलाटोनिन को, इस हार्मोन्स को डार्कनेस और नाइट हार्मोन, डार्कनेस या नाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, डार्कनेस या नाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह अगले लाइन में, यह सोने व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यह सोने व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यह तंत्रिका कोशिका की रिकवरी करता है, इसे जैविक घड़ी कहा जाता है, इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। कमी से अनिद्रा नामक रोग होता है, कमी से अनिद्रा नामक रोग होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए थायराइड ग्रंथि। अगला जो नोट करना है वो है थायराइड ग्रंथि। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो एच आकार आपने बनाया था, थायराइड ग्रंथि। तो अगली हेडिंग थायराइड ग्रंथि नोट करिएगा, थायराइड ग्रंथि। चले नोट करिएगा थायराइड ग्रंथि, इसमें नोट करिएगा, यह गले के हिस्से में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि की बात, यह गले के हिस्से में पाया जाता है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिसकी कमी से निम्न रोग होते हैं। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्रेटिनिज्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जड़ वामनता, इस रोग को बोलते हैं जड़ वामनता। ठीक है, दूसरा रोग क्या होता है? मिक्सोडेमा,
मिक्सोडेमा। ठीक है, तीसरा रोग क्या होता है, हाशीमोटो। ठीक है, तो 3 रोग प्रमुख रूप से इसकी कमी से होते हैं, क्रिटिनिज्म या जड़ वामनता, मिक्सोडेमा और हाशीमोटो। 3 रोग आपको देखने को मिलते हैं। जड़ वामनता की यदि हम बात करें तो बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। शरीर की वृद्धि जो है वो तो होती है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी एज बढ़ती है उस प्रकार से मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं जड़ वामनता। मिक्सोडेमा की बात करें तो इससे उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। मिक्सोडेमा जो रोग है इससे उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों में तेजी से वजन का बढ़ना भी इस रोग में होता है। हाशीमोटो की बात करें तो इस रोग का इलाज संभव नहीं है। याद रखिएगा, इस रोग का इलाज आज भी संभव नहीं है, और इसमें या तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और बाद में यह ग्रंथि नष्ट हो जाती है। और एक रोग और देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सामान्य घेंघा रोग, जिसके लिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए। सामान्य घेंघा रोग, तो आपने देख लिया कि इसकी कमी से क्या क्या होता है। नोट कर लीजिए, इसकी अधिकता से एक्सोफैल्मिक ग्लॉटेर, एक्सोफैल्मिक गोइट्रे, GOITRE, तो नोट कर लीजिएगा, एक्सोफैल्मिक गोइट्री नामक रोग हो जाता है। तो अधिकता से कौन सा होता है और कमी से कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। इस रोग में यदि हम बात करें तो शरीर में सूजन आ जाती है, आंखें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि भाई जो ये विशेष प्रकार का हार्मोन था, थायरॉक्सिन हार्मोन था, इसकी कमी और अधिकता से क्या होता है। अभी कुछ चीज़ और थायराइड ग्रंथि के बारे में नोट करिएगा। यह ग्रंथि गले के क्षेत्र में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। यह ग्रंथि गले के क्षेत्र में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगला कौन सी ग्रंथि है, अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। तो अगली हेडिंग डालिएगा पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगली हेडिंग पैराथायराइड ग्रंथि, नोट करिएगा, पैराथायराइड ग्रंथि, नोट करिए, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें नोट करिएगा, यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में जकड़न होती है। इसकी कमी से मांसपेशियों में जकड़न होती है, जिसे टेटनी कहते हैं, जिसे टेटने कहते हैं। इस ग्रंथ से पैराथार्मोन कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स स्रावित होता है। आगे नोट करिएगा, यह हार्मोन्स रक्त में और अस्थियों में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। इसकी यदि कमी हो जाए तो ओस्टियोपोरोसिस, इसकी यदि कमी हो जाए तो ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है।
जिसमें हड्डियां क्षरित होने लगती हैं, और विशेष रूप से ओल्ड एज में यह रोग देखने को मिलता है। ठीक है, नोट करिए। अगली हेडिंग डालिएगा थाइमस ग्रंथि। चलो नोट करिएगा थाइमस ग्रंथि। इसमें नोट करिएगा थाइमस ग्रंथि, ये आपका हो गया, ये चेस्ट पे होता है, तो इसमें नोट करिएगा यह चेस्ट में पाया जाता है, यह चेस्ट में पाया जाता है और थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, और थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। अगला लाइन, बच्चों में यह क्रियाशील होता है, बच्चों में यह क्रियाशील होता है, यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यह बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसे जैसे वयस्क से ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे जैसे वयस्क से ओल्ड एज में जाते हैं, यह समाप्त हो जाता है। यह बच्चों में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, यह बच्चों में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, यह बच्चों में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, और यही जो है लिम्फोसाइट बच्चों में एंटीबॉडीज़ बनाता है। जैसे आपने देखा कि ओल्ड एज में यह नहीं पाया जाता, तो ओल्ड एज में एंटीबॉडीज़ कहाँ से बनती है, तो ओल्ड एज में एंटीबॉडीज़ जो होती है वो WBC का काम होता है, एंटीबॉडीज़ को बनाना। ठीक है, चलो आगे नोट कर लीजिएगा एड्रेनल ग्लैंड। अगला जो नोट करना है आपको वो है एड्रेनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड, अब हेडिंग डालिएगा एड्रेनल ग्लैंड। इसमें नोट करिएगा यह 2 हार्मोन्स स्रावित करता है, यह 2 हार्मोन्स स्रावित करता है, यह 2 हार्मोन्स स्रावित करता है। नोट कर लीजिएगा, पहला एड्रेनलिन, दूसरा नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो यह 2 हार्मोन्स स्रावित करता है, कौन कौन सा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स स्रावित करता है, और इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इनको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इनको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। फाइट, फियर, फ्लाइट, फाइट, फियर, फ्लाइट हार्मोन्स भी इनको कहा जाता है। फाइट, फियर, फ्लाइट हार्मोन्स भी इनको कहा जाता है। यह हार्मोन्स संकट के समय शरीर की सुरक्षा करते हैं, यह हार्मोन संकट के समय शरीर की सुरक्षा करते हैं, और इनका स्राव केवल खतरे के समय होता है, इनका स्राव केवल खतरे के समय होता है। ठीक है, जब ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं तो जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है, जो हमारे हार्ट बीट है, वो बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस ग्रंथि से कुछ अन्य हार्मोन्स का भी स्राव होता है, जिनमें ग्लूकोकार, नोट कर लीजिएगा, ग्लूकोकार कार्टिकॉइड्स और मिनरेलो कार्टिकॉइड्स और
एल्डोस्टेरोन, इन हार्मोन्स का भी स्राव होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सभी हार्मोन्स हैं, ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है ग्लूकोज और खनिज पदार्थों का नियमन। क्या है? ग्लूकोज और खनिज पदार्थों के नियमन का इनका कार्य होता है, और लैंगिक लक्षणों के विकास में ये मदद करते हैं। ठीक है, लैंगिक लक्षणों के विकास में भी ये मदद करते हैं। तो ये आपका हो गया थाइमस ग्रंथ। थाइमस ग्रंथ के बाद क्या देखने को मिल रहा है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अग्नाशय या पैनक्रियाज, तो हेडिंग डालिएगा अग्नाशय या पैनक्रियाज। इसमें मैंने आपको बताया है, वही चीज़ें नोट कर लीजिएगा स्वयं से। क्या क्या बताया था कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं वो पाई जाती हैं, और यह भी बताया कि यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल हमने बता दिया कि किस हार्मोन्स का स्राव करता है, तो आपको बताया गया था ग्लाइकोगोन हार्मोन्स का स्राव करता है। बीटा सेल की जब हम बात करते थे तो हमने बताया इंसुलिन का स्राव करता है। गामा सेल की जब हमने बात किया था तो हमने बताया था सोमैटोस्टैटिन का स्राव करता है। तो ये हमने पूर्व में बताया है, तो उसको अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़, थोड़ा सा 4 से 5 पंक्ति छोड़ दो, और 4 से 5 पंक्तियों के बाद नोट करो कि यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो, 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 इंसुलिन स्रावित कौन करता है? बीटा। ठीक है, बीटा सेल। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और शर्करा की मात्रा बढ़ने पर जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नोट कर लीजिए, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। तो यदि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है, और डायबिटीज मेलिटस नामक जो रोग होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इसमें इंसुलिन का स्राव नहीं होता है। इस प्रकार में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, और इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, क्योंकि इसमें जो इंसुलिन है शरीर स्रावित नहीं करता है, तो इसको बाहर से लेना पड़ता है। इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें शरीर इंसुलिन का स्राव नहीं करता है, और यह आनुवांशिक आधार पर भी होता है। कम उम्र में भी यह हो सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या आपको नोट करना है कि इसमें इंसुलिन का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। इंसुलिन का निर्माण तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इस इंसुलिन का जो स्राव है, क्योंकि निर्माण बहुत कम मात्रा में हो रहा है तो स्राव भी बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, और इसे इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि इसमें बाहर से इंसुलिन लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये रोग क्यों होता है? बदलते जीवन शैली के कारण। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव के कारण ये समस्या होती है, और इस बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी जो एज होती है वो बोली जाती है कि 40 वर्षों के बाद। मतलब ये जो बीमारी है कम एज में देखने को नहीं मिलती है टाइप 2, जबकि टाइप 1 जो है ये कम एज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब बचे क्या हैं? अब आपके जो बचे हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है वो हैं गोनैड्स या जनद। ठीक है, गोनैड्स या जनद आपके बचे हुए हैं जिनकी चर्चा आप देखने को मिलेगी। ठीक है, गोनैड्स या जनद। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, गोनैड्स या जनद। ठीक है, गोनैड्स या जनद, इनकी चर्चा आप देखने को मिलेगी। ठीक है, गोनैड्स या जनद के अंतर्गत आते कौन हैं?
नर युग्मक और मादा युग्मक इनके अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नर युग्मक की जब बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नर युग्मक के बारे में। नर युग्मक के बारे में, नर युग्मक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, नर जननांग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक नाम होता है वृषण। ठीक है, इसमें एक नाम होता है जिसको बोलते हैं वृषण, और वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ये आपका है टेस्टिस। ठीक है, तो नर युग्मक में वृषण या टेस्टिस की चर्चा होती है और इसी को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये नर जो होते हैं उनमें ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से ये जाना जाता है, वृषण या टेस्टिस, ये आपको पता होना चाहिए। और शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो यहीं पर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो यहीं पर होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के निर्माण को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा वृषण जो हो गया जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, और नर लैंगिक हार्मोन्स का जो स्राव करता है, नर लैंगिक हार्मोन्स का जो स्राव करता है वो यही टेस्टिस या वृषण ही करता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। नोट कर लीजिएगा इसको, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको बोलते हैं, जो नर लैंगिक हार्मोन होता है जिसका स्राव टेस्टिस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये नर की लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। ये हार्मोन्स नर की लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये नर युग्मक की बात हो गई। इसके बाद फिर बात आती है मादा जननांग की, और वहाँ पे जो चर्चा की जाती है वो चर्चा की जाती है ओवरीज की। ठीक है, किसकी चर्चा होती है? ओवरीज की चर्चा वहाँ पे होती है। ओवरीज की चर्चा होती है, इसी को बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ओवरीज या अंडाशय इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अंडाशय में क्या होता है? एग का निर्माण होता है, एग का निर्माण यहीं पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी एक हार्मोन्स को स्रावित करती है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो याद रखिएगा कि ओवरीज से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो पहला है एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें तो ये मादा में लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, साथ ही साथ जो मासिक धर्म है उसको नियमित रखने में ये मदद करता है। दूसरे की जब हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन की जब हम बात करते हैं तो गर्भ धारण करने के लिए ये जिम्मेदार होता है और इसको गर्भ हार्मोन भी कहते हैं, गर्भ हार्मोन भी इसको कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों हार्मोन्स के बारे में कि भाई पुरुष में लैंगिक परिपक्वता के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है और फीमेल में कौन सा जिम्मेदार होता है या मादा में कौन जिम्मेदार होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, नोट करिए। मादा के शरीर में, नोट करिएगा, मादा की शरीर में फैक्ट है, नोट कर लीजिए, मादा के शरीर में प्लेजेंटा होता है, मादा के शरीर में प्लेजेंटा होता है जो गर्भ धारण के समय
जो गर्भधारण के समय ह्यूमन क्रोनियक जो गर्भधारण के समय ह्यूमन जो गर्भधारण के समय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या इसी को HCG बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो मादा के शरीर में प्लेजेंटा होता है, जो गर्भधारण के समय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्राव करता है। आप जानते हैं जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है? या तो यूरिन से पता लगाया जाता है या तो ब्लड से पता लगाया जाता है। तो यूरिन और ब्लड से कैसे पता चलता है? जो किट आती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से कैसे पता चलता है? तो याद रखिएगा कि इसके माध्यम से ऐसे पता चलता है क्योंकि जब कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है तो उसके शरीर में यूरिन के साथ और ब्लड में HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक ये जो एक प्रकार से हार्मोन है, इसका स्राव होने लगता है ब्लड और यूरिन में, जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि महिला ने गर्भधारण कर लिया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसी के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि ये फिर ब्लड में और यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया प्लेजेंटा के बारे में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका स्राव कहाँ होता है, तो ये प्लेजेंटा से होता है इसका स्राव, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपकी कंप्लीट हुई। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें बची हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में रखें। जैसे अभी जो बचा हुआ है वो बचा है प्रजनन तंत्र बचा हुआ है और छोटी सी जानकारी बची है प्रजनन तंत्र के बारे में। चलिए आज ही समाप्त कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है, तो इसको समाप्त ही कर लेते हैं कि एक पूरा टॉपिक हमारा समाप्त रहेगा। चलिए प्रजनन तंत्र को हम देख लेते हैं। प्रजनन तंत्र को देखना है अब, ठीक है। यहाँ तक कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, इसको बस इतना है कि अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब हम देखने वाले हैं प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक है। प्रजनन तंत्र की जो चर्चा है वो हम करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रजनन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन का मतलब है ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है लैंगिक जनन, ठीक है, याद रखिएगा, लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन बोलते हैं। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में यदि मैं बात करूं तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एकल जनक से, आप कह लीजिए एकल जनक से बच्चे का या जीव का जो है वो जन्म होता है। तो लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है ये आपने समझ लिया। लैंगिक प्रजनन दो प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार होते हैं? पहला इसका होता है आंतरिक लैंगिक प्रजनन, आंतरिक लैंगिक प्रजनन,
और दूसरा आपका होता है बाह्य लैंगिक प्रजनन। ठीक है, बाह्य लैंगिक प्रजनन। ठीक है, आंतरिक लैंगिक प्रजनन और बाह्य लैंगिक प्रजनन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक लैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक लैंगिक प्रजनन के बारे में कि भाई आंतरिक लैंगिक प्रजनन क्या होता है। आंतरिक लैंगिक प्रजनन, ठीक है, आंतरिक लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आंतरिक लैंगिक प्रजनन की यहां पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ये कॉर्नर पे होता है, 1 मिनट। यहाँ पे ये दोनों तरफ इसको बोलते हैं मादा जनन अंग। ये मादा जनन अंग है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे एग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंतरिक लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है ये प्रवेश करता है मादा के, याद रखिएगा इसको, मादा जनन अंग में ये प्रवेश करता है और यहाँ से क्या होता है, एग रिलीज होता है। और जब ये निषेचित हो जाते हैं, जब ये निषेचित, क्योंकि ये शुक्राणु है, ठीक है, और ये यहाँ से अंडाणु से ये एग रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से जब ये निषेचित हो जाते हैं तो निषेचन के प्रकार ये कहाँ पे निषेचित होते हैं, इसको बोलते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये निषेचित कहाँ पे होते हैं, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। तो ये फॉलोपियन ट्यूब में जब ये निषेचित हो जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, तो क्योंकि इसमें आप देख रहे हो नर युग्मक व मादा युग्मक के निषेचन की क्रिया हो रही है, तो निषेचित होने के बाद क्या होते हैं, ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के बाद आपने क्या पढ़ा था, जाइगोट या युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज के बाद फिर आगे चलकर कुछ दिनों बाद भ्रूण का निर्माण होता है। फिर इसके बाद फिर 2 कोशिका से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल का ऐसे निर्माण होता जाता है 256 तक। जब 256 सेल तक निर्माण हो जाता है फिर 3 लेयर बनती हैं और उन्हीं 3 लेयर से फिर शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, जिनके बारे में आपने पूर्व में पढ़ा था। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी की प्रक्रिया जो है वो मादा जनन अंग के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं आंतरिक लैंगिक जनन या आंतरिक लैंगिक प्रजनन। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी की सभी प्रक्रिया मादा जनन अंग के अंदर हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो शुक्राणु है इसी तरफ जाएगा, दोनों तरफ से एग रिलीज होते हैं। एक माह में इस तरफ से एग रिलीज होता है, दूसरे माह इस तरफ से एग रिलीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर भी ये जाते हैं, ठीक है, शुक्राणु इधर भी जाते हैं। तो जिस तरफ से एग रिलीज होता है शुक्राणु उसी तरफ मूव करते हैं। एक मंथ इस तरफ से एग रिलीज होता है, एक मंथ दूसरे से रिलीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा तो आपको जानकारी बहुत बेहतर तरीके से दे देंगे। अब आगे बात आती है बाह्य लैंगिक प्रजनन की। ये तो आंतरिक हो गया। अब बाह्य में क्या होगा, बाह्य लैंगिक प्रजनन। ठीक है, बाह्य लैंगिक प्रजनन, बाह्य लैंगिक प्रजनन में जैसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। बाह्य लैंगिक प्रजनन में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे इसका नाम आप कह लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी से जोड़ के देख सकते हैं। और पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में हुआ था उसका नाम था दुर्गा। वैश्विक स्तर पे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका नाम है लुइस ब्राउन।
ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबी और इनके बारे में ये साइंस टेक का विषय है, वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। हम साइंस के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए जिससे हम बाह्य लैंगिक प्रजनन समझ सकें, उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे युगल ऐसे होते हैं जिनमें कोई समस्या हो सकता है, शारीरिक समस्या हो, और उसके कारण क्या है, बच्चों का जन्म नहीं हो पाता है शादी के कई वर्षों के बाद भी। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, पुरुष के शुक्राणु को और उस मादा के अंडाणु को जो है निकाल लिया जाता है और उसको एक ट्यूब में डाल दिया जाता है, एक ट्यूब में डाल दिया जाता है। और ट्यूब में यहाँ पे इनके ऊपर हल्की जो विद्युत की किरणें हैं उनकी बौछार की जाती है, जिससे एक निश्चित ताप पर जाएं और फिर ये निषेचित हो जाते हैं। और जब ये निषेचित हो जाते हैं तो इस निषेचन को बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं IVF तकनीक, इसको बोलते हैं, ठीक है। और जब ये निषेचित हो जाते हैं तो क्या होता है कि जाइगोट यहाँ पे बनता है, निषेचित हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। और जाइगोट को प्रीभ्रूणीय अवस्था से, भ्रूणीय अवस्था में पहुँचने से पहले ही, प्रीभ्रूणीय अवस्था से पहले ही इसको निकाल लिया जाता है और फिर इसको या तो उसी माता के गर्भ में डाल दिया जाएगा, या मान लीजिए उस माता में कोई समस्या है तो किसी थर्ड मादा में या किसी थर्ड फीमेल में इस गर्भ को जो है वो प्लांट कर दिया जाता है। और जब इस गर्भ को किसी थर्ड पर्सन में प्लांट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं सेरोगेट मदर, ठीक है। सेरोगेसी आपने सुना होगा, तो उस मदर को बोलते हैं सेरोगेट मदर। ये आपको पता होना चाहिए और फिर धीरे धीरे इसका विकास हो जाता है। तो ये आपने देख लिया कि बाह्य लैंगिक प्रजनन क्या है, कि बाह्य लैंगिक प्रजनन में क्या है कि यहाँ पे जो समस्त प्रक्रिया हो रही है वो एक ट्यूब में हो रही है, ना कि मादा के शरीर में हो रही है, इसलिए इसको बाह्य लैंगिक प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, इसमें एक ही जनक से भागीदारी हो, आप कह सकते हो बच्चे का जन्म होता है। यहाँ पे कोई निषेचन नहीं होता है, संततियों में कोई विविधता नहीं पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अमीबा हो गया, जैसे क्लोन हो गया, हाइड्रा एक जलीय जीव है, ये हो गया, इन सब में जो है इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि नोट कर लीजिएगा इसको, कि जैसे स्पर्म है, जब ओवरी में जाके मिलता है तो जब निषेचित होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट फिर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से फिर कोशिकीय विकास शुरू होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से आपको देखने को मिलता है 256। तो 16 सेल से 32 सेल जब ये विकसित होता है तो इसको एक अवस्था बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोरूला स्टेज। क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज, ठीक है। 16 से 32 को बोलते हैं मोरूला स्टेज। फिर 64 से 128 को, 64 से 128 सेल में जब ये विकसित होता है इसको बोलते हैं ब्लास्टूला स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज, ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज। और जब ये 256 हो जाता है तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज, गैस्ट्रूला स्टेज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोरूला स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज और गैस्ट्रूला स्टेज, ये तीनों स्टेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई और इससे आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो संपूर्ण चर्चा थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम कल शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि आज आपका जो डाउट सेशन था उसको भी मैंने रात्रि 11 बजे के लिए स्थगित किया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है तो अगला सेशन आपका देखने को मिलेगा और मैंने बोला है कि इसी महीने में हम समाप्त कर लेंगे और हमें उम्मीद है, 100% विश्वास है कि हम इस महीने से चीज़ों को समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, उतने बेहतर तरीके से अगला सेशन आपको देखने को मिलेगा। देखो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है, कमेंट भी करना है। इस भीषण गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर से चीज़ें चल रही हैं तो एसी इन्वर्टर से नहीं चला सकते, तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान में रखिए इन चीज़ों को और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।